हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेल मास्टर। तो चलिए आरआरबी एएलपी 2024 की मैथ्स की सीरीज़ और जो लोग आरपीएफ 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे में, तो उनके लिए भी, क्योंकि रेलवे के जो अलग अलग सेक्शंस के क्वेश्चंस हैं वो जो हमने कवर करे हैं वो सभी सेक्शंस के रेलवे के एग्ज़ाम में से लिए गए हैं। तो इसमें आपकी सारी रेलवे वैरायटीज़ मोस्टली कवर हो जाती है। ठीक है, तो इसी मैथ्स की सेक्शन में हमारा अगला आज का टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे और उसके बाद जो रेलवे ने अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे हैं इस टॉपिक से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि रेलवे में किस वैरायटी के अब तक इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया, आपको अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है उससे टॉपिक वाइज जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो और उसमें ही आपको फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी ढूंढ के प्रैक्टिस करने हैं और आप पाएंगे कि ये ही मोस्टली वैरायटी आपकी इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, और फिर भी जो भी वैरायटी आपकी रह जाती है, कोई क्वेश्चंस की ऐसी वैरायटी जो रेलवे ने पूछी और हमने कवर ना करी हो, या आपको इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेरी है वो आप हमको हमारी ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी वो क्वेश्चन या अपनी क्वेरी पिन कर सकते हैं, और जिसको हम फिर आपको सॉल्व करके जो भी बेस्ट पॉसिबल आपको समझाने के लिए मेथड होगा उससे हम आपकी क्वेरी सॉल्व करके आपको सेंड करेंगे। ठीक है, बट आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, और क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नियर बाय आ गया है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लाइव स्ट्रीम में अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रहेगा, ये आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और फॉर्मूले समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे कि कॉस्ट प्राइस या हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वो प्राइस वो मूल्य जिस पे एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड, यानी कि जिस कीमत पे जिस मूल्य पे किसी आइटम को खरीदा जाए, किसी वस्तु को खरीदा जाए, वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है जिस पे परचेज की जाए। ठीक है, इसी तरह सेलिंग प्राइस जिस पे उस वस्तु को, उस आइटम को सोल्ड किया जाए यानी बेचा जाए। ठीक है, तो अब देखिए कॉमन भाषा में अगर हमसे कोई पूछे कि हमारा किसी डीलिंग में प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो कैसे निकालेंगे, यदि बेचने का मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और उसको ख़रीदने का मूल्य जो है हमारा वो कम है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने का मूल्य कम है तो हमारे को क्या होगा, प्रॉफिट। और अगर सेलिंग प्राइस हमारा कम है यानी कि बेचने का जो उसका मूल्य है वो कम है और ख़रीदने का मूल्य कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो हमारा क्या होगा, लॉस। ये लॉस होगा, हानि। ठीक है ना, तो ये सब आप सभी जानते होंगे और एलिमेंट मतलब ये पिछली क्लासेस के ये सब टॉपिक है, बट अभी इसको हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करके। तो कुछ बेसिक ये सब जान लेना ज़रूरी था कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट और गेन एक ही बात है, यानी उसको कितना फ़ायदा हुआ, और लॉस यानी उसको कितना नुकसान हुआ। अगर एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है तो उसको प्रॉफिट होगा, और अगर सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है तो उसको लॉस होगा यानी हानि होगी। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूलेज़ हैं वो हम देख लेते हैं। अब देखो, गेन और लॉस इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है हम उसी पे बेस्ड तो बताएंगे कि हमारे को कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ जिस मूल्य पे हमने उसे ख़रीदा। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये डायरेक्ट यूज़ होते हैं। परसेंटेज अगर क्वेश्चन में पूछी जाए कि कितने परसेंट फ़ायदा या उसको प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट उसको लॉस या हानि हुई, कैसे निकालना है, तो गेन परसेंट यदि पूछे तो गेन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऊपर बटे में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ठीक है, तो ये आपको क्या आएगा, आपका गेन परसेंटेज आ जाएगा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके।
और उसके बाद यदि ये लॉस पूछता है तो लॉस में आपको क्या करना है, सेम गेन परसेंटेज की तरह ही है, ऊपर लॉस का न्यूमेरिकल वैल्यू बटे में सी पी इंटू 100, यानी दोनों केस में अपॉन में क्या हुआ, सी पी है। इसको आप कंफ्यूज मत होना एस पी से। उसका कॉस्ट प्राइस नीचे रहेगा और गेन या लॉस जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी उसको ऊपर रखना है और इंटू में 100 कर देंगे तो हमारा गेन का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर वो आपको गेन का परसेंटेज दे दे कि कितने प्रतिशत उसको लाभ हुआ और उसने कितने रुपए में ख़रीदा था, कॉस्ट प्राइस दे दे और आपको डायरेक्ट पूछ ले कि उसने कितने रुपए में बेचा, तो उसका यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, एस पी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू सी पी। इसी तरह गेन की जगह अगर वो लॉस दे देता है, अगर वो यहाँ लॉस की परसेंटेज दे दे और सी पी भी दे रखा हो, ठीक है, और एस पी पूछा जाए तो ये सेकंड फॉर्मूला है, एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। अब देखिए दोनों फॉर्मूले में चेंज क्या हुआ, क्योंकि इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, अगर गेन होता है, यहाँ पे गेन दे रखा है ना, गेन अगर परसेंटेज दे रखा हो यानी वो प्लस होगा, क्योंकि तो हमारे को जो फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है वो जुड़ता है हमेशा, तो प्लस होगा। यहाँ पे जो माइनस दे रखा है क्योंकि ये लॉस परसेंटेज दे रखा है, अगर लॉस दे रखा है तो 100 के साथ माइनस आएगा एस पी के फॉर्मूले में। ठीक है, और बाकी सब सेम है, सी पी मल्टीप्लाई में रहा, 100 डिवाइड में रहा। अब ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला जो अप्लाई होंगे उसमें फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे फॉर्मूलेज की ओर बढ़ते हैं। तो अगला, अब ये अभी तक ये एस पी की बात हो रही थी, यहाँ पे एस पी निकालना, अगर उल्टा कर दें सी पी निकालना हो तो सेम यही दोनों फॉर्मूले जो अपन हमने पढ़े हैं इन्हीं से निकल जाएगा। अब इस केस में केवल सी पी को यहाँ रख लो और बाकी सबको इधर ले जाओ तो वो सी पी का फॉर्मूला बन जाएगा, सी पी इंटू 100, सी पी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एस पी, या सी पी इज इक्वल टू 100 माइनस 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एस पी। तो अभी आप देखेंगे कि ये चार अलग अलग फॉर्मूले नहीं हैं, इसमें हुआ क्या है, इसी फॉर्मूले से एस पी का फॉर्मूला बनाया, सी पी को इधर रख लेंगे तो ठीक है ना। तो यही दो फॉर्मूले मेन है और इन्हीं को इंटर रिलेट करके आप ये दोनों फॉर्मूले सी पी के बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपकी इन चारों फॉर्मूलेज पे पकड़ है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे ये फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये रेलवे के ही एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर से उठा के हमने इसमें प्रैक्टिस कराई है, तो इससे आपका क्वेश्चन पेपर भी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होता जा रहा है। ठीक है, देखो किसी भी टॉपिक की वैरायटीज़ मतलब काफ़ी सारी होती हैं, हमें सबसे पहले देखना होता है हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड उस टॉपिक का क्या स्टैंडर्ड है और कितनी वैरायटीज़ उसमें पूछी गई हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक प्रिपेयर करना है और उसके बाद क्वेश्चन पेपर से उसको मैच करके देखना है, ताकि हम ज़्यादा अननेसेसरी वैरायटीज़ के चक्कर में टॉपिक को इतना बड़ा ना बना दें कि वो हमें प्रैक्टिस करने में ही कंफ्यूज कर दे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राम bought 1600 eggs and at rupees 3.75 per dozen, or he sold 900 of them at 2 for 1 rupees and the remaining at 5 for rupees 2. His gain percent is, अब ये क्या कहता है, ये कहता है राम ने 1600 अंडे 3.75 प्रति दर्जन के प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब ये 3.75 जो है वो रेट एक केले का, एक अंडे का नहीं है, 3.75 रुपये पर डजन, 12 मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं ना, तो 12 अंडे की कीमत है 3.75, एक अंडे की फिर हम निकाल लेंगे। इसके बाद ये कहता है इसने 1600 में से 900 को 2 रुपये, 1 रुपये के 2 के हिसाब से बेच दिया और बाकियों को 2 रुपये के 5 के हिसाब से बेच दिया, तो इसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। सबसे पहले हमें किसी भी, चाहे वो इस टॉपिक का क्वेश्चन या दूसरे का, सबसे पहले उसकी लैंग्वेज समझनी है। यदि आपको इंग्लिश में क्लियर नहीं होता है तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। तो ये क्या, अब इसने क्या करा, हमें 1600 रुपये का कॉस्ट, 1600 अंडे का कॉस्ट प्राइस तो इसने दे दिया हमें, ठीक है, और बेचने का प्राइस उसने 2 जगह दिया, 900 अंडों का अलग दिया और बाकी 1600 में से 900 गए तो कितने बचे, 700 रुपये का अलग रेट से बेचा। ओवरऑल उसको कितना फ़ायदा हुआ वो हमें बताना है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन की तरफ
सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जी हमसे इसने पूछा क्या है कि गेन परसेंट, ठीक है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था एक फॉर्मूला गेन परसेंट का, गेन परसेंट ये वाला फॉर्मूला नंबर अपना 5, गेन परसेंट बराबर गेन अपॉन CP इंटू 100, ठीक है जी। अब देखो, अब इसने ये क्या कर रखा है, अब इसी में क्योंकि गेन परसेंट हमें ओवरऑल निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, CP बराबर, हमें CP दे रखा है इसने, टोटल CP भी तो निकालना है। तो क्या करा हमने, सबसे पहले कोस्ट प्राइस निकाला। क्या कोस्ट प्राइस क्या आया इसका, 1600 अंडे का 3.75 रुपये के हिसाब से 3.75 बटे में 12 इंटू 16, क्योंकि ये जो कोस्ट प्राइस 12, इसने जो 3.75 दे रखा है 12 अंडे का है, ठीक है। तो यहाँ हमने सबसे पहले टोटल कितने के खरीदे, 1600 अंडे, ये निकाला 3.75 बटे में 12 यानी एक अंडे का, और गुना में 1600, टोटल हमारे को 500 रुपये का कोस्ट प्राइस आया कि इसने 1600 अंडे 500 रुपये के खरीदे। अब देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब देखो सेलिंग प्राइस का ये हमने क्या फॉर्मूला लगाया है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब इसने जो 900 रुपये है ओवरऑल कोस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। 900 जो अंडे हैं 2 for 1, यानी एक अंडा कितने का हुआ, 50 पैसे का, 2 अंडे 1 रुपये के, तो 1/2 इंटू 900, यानी कि इसने 450 रुपये में तो बेचे 900 अंडे, बचे हुए 700 अंडे 2 for 5, मतलब 2 रुपये में 5 अंडे, तो 2, तो यहाँ हमारे पास टोटल SP 450 प्लस क्या आ गया 280, यानी 730 रुपये का हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। टोटल कॉस्ट प्राइस 500 रुपये था। गेन परसेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया था, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है, गेन बटे CP इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ आप अपना फॉर्मूला लगा दो, कितने का गेन हुआ उसको इंटू, ये इसने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे नीचे, ठीक है। CP कितना आया था 500, ठीक। तो भाई 500 का ख़रीदा, 730 रुपये का बेचा, तो कितना फ़ायदा हुआ 230 रुपये। तो गेन बटे में CP इंटू 100, वो हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया, गेन बटे CP इंटू 100, और हमारा 46% का गेन परसेंट आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही, सबसे पहले हमें सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में उसको समझ लेना है, और उसके बाद हम देखेंगे, हम अपने फॉर्मूले जो हमने थोड़े बहुत बेसिक ये जो फॉर्मूले पढ़े हैं, इनसे अगर हम लगाएंगे तो क्वेश्चन बड़े ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। टॉपिक को देख के घबराने की कोई नीड नहीं है, और आगे के एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन रेलवे ने इस टॉपिक से पूछे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मोहन बॉट 20 डाइनिंग टेबल फॉर 1200, से सेम टाइप का क्वेश्चन है कि 20 मेज 12,000 रुपये की खरीदी, उनको इसने सोल्ड दैम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 डाइनिंग टेबल, यानी कि उसने 20 डाइनिंग टेबल तो 12,000 की खरीदी, और उन्होंने इसको इस फ़ायदे से, इस तरीके से फ़ायदे से बेचा प्रॉफिट से कि 16 डाइनिंग टेबल के जो सेलिंग प्राइस था, ठीक है, उसमें उसने बेच दिया, ठीक। 20 डाइनिंग टेबल खरीदी 12,000 की, और सोल्ड दैम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 डाइनिंग टेबल, यानी कि 16 डाइनिंग टेबल को बेचने का जो उसका सेलिंग प्राइस था उसके बराबर के प्रॉफिट पे उसने बेचा। अब फाइंड द SP ऑफ ईच, हर डाइनिंग टेबल का सेलिंग प्राइस क्या था, कितने रुपए में उसने बेची, ये पूछा है। कितने रुपए में बेची का जान, और प्रॉफिट दे रखा है, तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है कितने रुपए में उसने खरीदी, ये भी उसने दे रखा है। क्या कि 20 डाइनिंग टेबल खरीदता है 12,000 की, तो एक डाइनिंग टेबल कितनी होगी, ये हमने यहाँ निकाल लिया कि CP ऑफ ईच डाइनिंग टेबल हो गया 12,000 बटे 20, ठीक है जी। 12,000 की खरीदनी है, तो एक डाइनिंग टेबल 600 रुपये की खरीद आ गई। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल कितना है, वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल, यानी उसका फ़ायदा देखो, उसने 20 टेबल जितने की खरीदी थी उतने की तो उसने 16 टेबल ही बेच दी, ठीक है। तो 4 टेबल का उसे फ़ायदा हो गया ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल क्या है, CP ऑफ 20 टेबल, यानी कि 12,000 जो CP था 20 टेबल्स का, वो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक टेबल कितना हुआ, 12,000 बटे 16, यानी 750, ठीक है। अब यही निकालना था कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डाइनिंग टेबल कितना है, 750 रुपये, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी रेलवे के ही
प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में से लिया हुआ है और देखते हैं वो क्या कहता है। ये कहता है कि ऑरेंज आर बॉट एट 5 फॉर ₹10 एंड सोल्ड एट 6 फॉर ₹15। अब देखिए इस टाइप में, इस टॉपिक में रेलवेज़ ने अधिकतर ऐसा पूछा है कि नंबर ऑफ़ आइटम्स दे रखे हैं और उसमें से डायरेक्ट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा। उसने दे रखा है कि इस हिसाब से बेके कि 5 10 रुपये के 5 या 15 रुपये के 6। तो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, हालांकि क्वेश्चन ईजी हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी सेम तरीका लगेगा कि ऑरेंज जो संतरे का उसने खरीदे 5 रुपये के, 10 रुपये के 5 खरीदे, ठीक, एंड सोल्ड देम एट 6 फॉर ₹15। तो 10 रुपये के 5 खरीदता है और 15 रुपये के 6 बेचता है, तो उसका गेन परसेंट निकालो। तो सबसे पहले क्या निकालना है, सीपी और फिर एसपी, फिर गेन अपने आप आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस यानी उसका क्रय मूल्य कितना हुआ खरीदने का, भाई 10 रुपये के 5 हैं तो एक कितने का हुआ, 10/5 गुना में 30, ठीक है ना। तो अभी हमने देखो अब यहाँ पे 30 कैसे आया, लेट द नंबर ऑफ ऑरेंज बॉट बी 5 × 6, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा यूज़ करा ये नंबर, ठीक है। अब क्योंकि क्या है यहाँ पे 6 तो 15 के लिए और 5 10 के लिए, अब इन 5 और 6 में कोई नंबर कॉमन तो है नहीं, तो हमने मान लिया 30 का जो रेशो लिया, 5 गुना में 6 30 के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि जो चाहे 30 के लिए निकाले चाहे 1 के लिए निकाले, गेन की परसेंटेज हमेशा सेम रहती है। चाहे हम उसको 100 भी निकाल सकते थे, बट 5 और 6 में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले 30 के लिए हमने निकाला, ठीक है। तो अब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो नहीं दे रखा ना कि उसने टोटल संतरे खरीदे कितने जो हम निकाल लें, तो हमने अपने मन से ही टोटल को 30 मान लिया। अब वो माना क्यों, क्योंकि ये जो अलग अलग नंबर दे रखे हैं 5 और 6, यहाँ पे 5 और 6 जो अलग अलग नंबर दे रखे हैं इनके अंदर कोई कॉमन मल्टीपल नहीं था, तो इसलिए 5 और 6 की हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दी, 30 मान लिया। तो अब देखो, तो क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, अब हमें 30 के रेस्पेक्टिवली निकालनी है सारी रेशो। तो भाई कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 10/5 गुना में 30 यानी 60 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 15/6 गुना में 30 यानी कि 75 रुपये। अब ये क्वेश्चन बहुत क्लियर होगा कि सिंपल क्वेश्चन हो गया, 60 का खरीदा 75 का बेचा, तो गेन परसेंट कितना हुआ। अगेन कितना प्रॉफिट हुआ, 15 रुपये का, तो 15/60 यानी कि प्रॉफिट या गेन बटे CP × 100, 25% इसका आंसर आ गया, ठीक है। हल्का सा इनडायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, बस ये चीज़ अगर हम समझ गए कि हमने किस टोटल नहीं दे रखा तो टोटल को मानना कैसे है, जितने नंबर दे रखे हैं उनका LCM, ठीक है, उसमें मानने हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी नहीं समझ में आता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर के रेस्पेक्टिवली, उसके टर्म्स में हमें सारी कैलकुलेशन निकालनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेडर ने कुछ आइटम्स खरीदे, कुछ गुड्स खरीदे, कैसे, फॉर ₹150 रुपये में खरीदे। अगर उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस भी 12% यानी उसके ऊपर के खर्चे 12% और आ गए, तो और 12% किसके, कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। तो व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू ईच 10 अर्न, यानी कमाने के लिए 10%, यानी उसको 10% प्रॉफिट हो जाए, तो कितने रुपए में उसको बेचे ताकि उसको 10% प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने खरीदा कितने में। अब आप सब एकदम से अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई इसमें तो दे रखा है ट्रेडर बाय सम गुड फॉर 150, कॉस्ट प्राइस 150 हो गया, नहीं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसका 150 था, लेकिन उसके 12% खर्चा भी तो हो गया ओवरहेड, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो चाहे उसकी मरम्मत का हो, तो उसके 12% जो कॉस्ट प्राइस में और ऐड हो जाएंगे। तो 12% निकाला 150 का, ठीक है, तो कितना आया, 18 इसमें जोड़ दिया तो 168 रुपये टोटल कॉस्ट प्राइस आया। अब कॉस्ट प्राइस दे रखा है, गेन का परसेंटेज दे रखा है और सेलिंग प्राइस पूछा है, ये पूछ रहा है ना, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड। तो सेलिंग प्राइस पूछा हो और CP दे रखा हो और गेन का परसेंटेज दे रखा हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला उसका हमारे पास हैगा, क्या हैगा वो आप पहले देख चुके हैं। फॉर्मूला नंबर 7, गेन परसेंट दे रखा है, CP दे रखा है, SP निकालना है, तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो यही फॉर्मूला हम अपने 4th नंबर क्वेश्चन में लगा देंगे। यहाँ हमारा आंसर आ गया 184.80, ठीक है।
तो क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, बट पूछने का तरीका थोड़ा सा घुमावदार है, ठीक है ना। ए सोल्ड ए वॉच टू बी एट 20% गेन एंड बी सोल्ड इट टू सी एट लॉस ऑफ 10%। इफ सी बॉट द वॉच फॉर 216 रुपीज़ एट व्हाट प्राइस डिड ए परचेज इट। अब देखो पहले क्वेश्चन क्यों समझना है कि क्या पूछा है इसने। ये कहता है कि ए कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने क्या करा, ए ने बी को घड़ी बेची 20% गेन में, यानी कि 20% फ़ायदे में बेच दी, ठीक है। अभी हमें कुछ नहीं पता ए ने कितने रुपए में बेची, हमें परसेंटेज पता है बस, ठीक। चलो, एंड बी सोल्ड इट टू सी। अब बी ने वही सी को बेच दी, लेकिन बी ने 10% की हानि पे बेची, 10% के लॉस पे बेची। ए को तो फ़ायदा हुआ बी को बेचने में, और बी को नुकसान हुआ सी को बेचने में। अगर सी ने वही, इफ़ सी बॉट द वॉच फॉर ₹216, अगर सी ने वो घड़ी 216 रुपये की, अब यहाँ पे रुपये दे दिया, परसेंटेज नहीं है, सी ने अगर 216 रुपये की खरीदी तो ए ने कितने रुपए की उसको खरीदी थी, ना कि बेची। ये कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस डिड ए परचेज इट। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास यहाँ 3 कैरेक्टर हैं, ए बी और सी। ए ने तो इसको बेची 20% प्रॉफिट पे, प्लस लिख दिया मैंने, चलो। अब बी ने सी को बेची, माइनस लिख देता हूँ क्योंकि इसने लॉस पे बेची 10% लॉस पे, ठीक है। बी ने सी को, ए ने कमाया और बी ने 10% लॉस पे बेची। तो सी, अब इसमें दे रखा है कि सी ने कितने रुपए की खरीदी, 216। सी ने खरीदी 216 रुपये की, ठीक है जी। अब देखो ये कह रहा है कि ए ने कितने की खरीदी थी फिर, चलो देखते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि ए ने चलो x रुपये की खरीदी थी, आप इसको x मानो, y मानो या z मानो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो जो x का जो ए, क्योंकि ए ने b को बेची 20% प्रॉफिट पे, तो यानी x का जो 120% था, अभी आप ये सब भूल जाओ, ये जितना मैंने काट दिया है, ठीक है। x का जो 120% था, ठीक है, वो किसका कॉस्ट प्राइस हुआ, वो बी का कॉस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि 20% प्लस हो गया ना उसका, जो कॉस्ट प्राइस ए का था उसमें 20% जुड़ गया, तो ये बी का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बी ने, ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इतने पोर्शन को। अब बी ने सी को 10% लॉस पे बेची, तो ये जो हुआ 90, क्योंकि 10% की लॉस है, यानी सी को बी का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये वाला पहला सर्कल, उसका केवल 90% ही तो देना पड़ रहा है सी को, 10% का तो हानि हुई है बी को, क्योंकि, ठीक है। तो ये जो इस पूरे सर्कल का, बड़े वाले का 90% जो है वो ओवरऑल, ये जो अब ये दो राइट हैंड साइड की, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन बन गई, ये पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस हो गया ये पूरा, ठीक है। तो ये पूरा कॉस्ट प्राइस हो गया सी के लिए, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 216। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 200, और x क्या रुपीज़ थे, जो a का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल लैंग्वेज है वैसे तो, थोड़ा सा बस वो पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि भाई a का हमने x मान लिया, उसका 120% बी का आ गया, क्योंकि अब 120 क्यों लिखा, क्योंकि 20% गेन है, अगर लॉस होता तो मैं माइनस कर देता, ठीक है। तो ये हो गया बी का कॉस्ट प्राइस, आगे 90% जो है वो हो गया टोटल सी का कॉस्ट प्राइस, और इस सी के कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 216। ओवरऑल इक्वेशन को सोल्व करा तो एक्स आंसर आ गया। एक्स क्या है हमारा, ए का परचेज्ड इट, यानी कि ए का कॉस्ट प्राइस, वही इसमें क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए वॉच इज सोल्ड एट 60 रुपीज़, देर इज़ ए लॉस ऑफ 15%, फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 2% द वॉच इज़ टू बी सोल्ड एट। ये कहता है कि एक घड़ी को अगर 60 रुपये में बेची जाए, तब तो उसमें 15% लॉस, हानि हो जाती है, तो 2% प्रॉफिट करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए। चलो, तो इसमें दो कंडीशन दे रखी है, हम पहली कंडीशन पे फोकस करते हैं। हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है अगर 60, ठीक, अगर सेलिंग प्राइस 60 है, इस क्वेश्चन में अगर हमारा सेलिंग प्राइस 60 है, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 15% का, इसने दे रखा है, ठीक।
तो सेलिंग प्राइस आ गया, लॉस आ गया, तो कॉस्ट प्राइस तो निकाल सकते हैं। सीपी का फॉर्मूला भी ऊपर बताया था, तो सीपी का फॉर्मूला लगा के हमने सीपी निकाल लिया। इसको सॉल्व नहीं करा, चलो 1217 लिख लिया, बटे में 17 ही रहने दिया। ठीक है, सीपी निकाल लिया। चलो जी, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अगर कॉस्ट प्राइस आ गया तो ये क्या कह रहा है, अब कॉस्ट प्राइस तो आ गया, प्रॉफिट दे रखा है यानी गेन परसेंट दे रखा है, तो क्या निकालना है, एसपी निकालना है। एसपी का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। अब ये आप सोचो अगर कि ये वाला फॉर्मूला और ये कहाँ से निकाले, तो सबसे पहले ही मैंने जब आपको टॉपिक शुरू कराया था वो कुछ फॉर्मूले दिखाए थे, 4 फॉर्मूले। तो ये रहा एसपी निकालने का फॉर्मूले, अगर गेन परसेंट और सीपी दे रखा हो या लॉस परसेंट और सीपी दे रखा हो, 7 और 8। ठीक है, और इसी तरह सीपी निकालने के फॉर्मूले। तो सिंपल हमने अपना फॉर्मूला लगाया और हमारे को अपना आंसर मिल गया 72 रुपीज़। तो कहने का मतलब है आपको इस टॉपिक को अब प्रैक्टिस बुक में से इसके क्वेश्चंस ढूंढ के प्रैक्टिस करने, और आप दूसरे इंटरनेट के अलग अलग वेबसाइट पे इसके क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको डाउनलोड करके भी आप आपको उसमें से सॉल्व करने हैं। और आप देखोगे आपकी वैरायटी जो है इस टॉपिक की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे। और आपको अपने इस टॉपिक के रेलवे के सभी क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चंस को कवर करना है। ठीक है, और जो हमारे मैथ्स के एक दो टॉपिक रह गए हैं वो हम उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमारी सारी जो वीडियोस हैं वो केवल रेलवे में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे बेस्ड हैं। तो इससे आपको जो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको रेलवे रिलेटेड जो वैरायटी है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो एग्ज़ाम को क्रैक करने का मेन हमारा स्ट्रेटजी है वो है हमारी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना ईजिली हम अपना क्वेश्चन पेपर क्रैक कर पाएंगे। और दूसरे सेक्शंस में भी जैसे कि रीजनिंग है या जीएस है, सेम चीज़ हमें अपनानी है। और जीएस के लिए मैंने आपको जो पहली वीडियोस में बुक रेफ़र करी थी उसको आपको पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो आपके करंट अफेयर वगैरह भी हैं वो तैयार करने हैं। जो कि सबसे पहले जो लोग अभी तक करंट अफेयर नहीं कर पाए हैं कवर, वो सबसे पहले अपना लास्ट 6 मंथ का कंप्लीट कर लें। और 6 मंथ के बाद अगर कुछ टाइम बच जाता है तो आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना है। वो जो बुक मैंने रेफ़र करी है स्पीडी पब्लिकेशन की, वो चीज़ आपकी उसमें से कवर हो जाएगी। ठीक है, और बाकी हम भी आपको अपनी एंड से उस सेक्शन में अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और बस आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। और हमारे को जो वैराइटीज़ कवर हो रही हैं या जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में और ईमेल के माध्यम से भी आप अपने जो हमें फीडबैक है वो सेंड कर सकते हैं, ताकि हम चैनल को और इम्प्रूवाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें। ठीक है, और आने वाले दिनों में लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी जिसमें हम आपको लाइव पेपर सॉल्व करके उसको एनालाइज करके दिखाएंगे कि रेलवे का एएलपी का अब तक या आरपीएफ का और भी आने वाले एग्ज़ाम किस टाइप के क्वेश्चन पेपर पूछा है और किस तरीके से हमें उसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है ना, तो ठीक है कि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। अगले सेक्शंस में अगले टॉपिक्स के साथ मिलते हैं, और टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियोस में फिर हम अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। ओके, गुड लक।